नमस्कार साथियों। राजस्थान के इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हमने कई सारी बातें कर ली हैं। विशेष तौर से रियासतों में होने वाले जो प्रजामंडल है और उन प्रजामंडलों के इर्द गिर्द चलने वाले जो संगठन है, जो आंदोलन है, उन सभी के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया है। और जो हमारी पिछली क्लास थी, उस पिछली क्लास में हम राजपूताना का एकमात्र जो चीफ कमिश्नरी प्रांत था, एक तरह से हम कह सकते हैं जहाँ पर ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश हुकूमत का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। एक तरह से ब्रिटिशों की राजधानी थी राजपूताना के संबंध में अगर बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा, सामान्यतः जिसे अजमेर के नाम से भी जानते हैं। और अजमेर में किस प्रकार से ब्रिटिश काल में राजनीतिक उठापटक हुई है, किस प्रकार से राजनीतिक जन चेतना का विस्तार हुआ है, कैसे यहाँ पर आपके विभिन्न रियासतों में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं ने अजमेर में आकर राजनीतिक संगठनों को संचालित करने का काम किया है, यहाँ अपने राजनीतिक संगठनों को अधिवेशन करने का काम किया है, किस प्रकार से समाचार पत्रों को अजमेर से प्रकाशित करने का काम किया है। कई सारे जन नेताओं के लिए अजमेर प्रशिक्षण स्थल या प्रेरणा स्थल के रूप में, या हम कह सकते हैं कर्म स्थल के रूप में कार्य कर रहा था। इन सभी के बारे में हमने अच्छे से बात की थी और हमने ये बात समझने का प्रयास किया था कि जब हम गाइडों की ओर जाते हैं तो रियासतों के राजनीतिक संगठनों के बारे में पढ़ लेते हैं, रियासतों में होने वाले जितने भी आपके प्रजामंडल गठन है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, पर जो एक हम चीज छोड़ देते हैं वो है अजमेर। इसलिए हमने अजमेर को भी साथ में लिया है और रियासतों के संबंध में जितनी भी घटनाएं जिनका केंद्रीय बिंदु अजमेर बनकर उभरा है और उन सारी घटनाओं को हमने एक साथ लेने का प्रयास किया है, ताकि हमें कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़े। बिखरी हुई सूचनाएं, बिखरी हुई जानकारी हमें एक जगह मिल जाए ताकि याद रखना आसान हो और उनको समझना भी आसान हो। जो पिछली क्लास थी, उस पिछली क्लास में हमने उस घटना से हमने शुरुआत की थी अजमेर के अंदर राजनीतिक आपके उठापटक थी उसकी, जब हमने पढ़ा था कि अजमेर के अंदर भी 1887 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाखा स्थापित कर दी गई थी। फिर 1888 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था तो कई सारे अजमेर के ऐसे व्यक्तित्व हैं जो वहां भाग लेने गए थे। और उसके बाद में हमने कई सारे जन नेताओं के बारे में पढ़ा जिन्होंने अजमेर में रहकर राजनीतिक गतिविधि को आगे बढ़ाया। फिर कई सारे समाचार पत्रों का हमने उल्लेख किया जो अजमेर से प्रकाशित होते थे। इसके बाद में अजमेर में किस प्रकार से जो आपके हटुंडी आश्रम बना है, किस प्रकार से आपके हरिभो उपाध्याय ने अजमेर में जन जागृति काम किया है, और कैसे फिर आपके 1920 के असहयोग आंदोलन के समय या 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अजमेर में हमें राजनीतिक चेतना दिखाई देती है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और उसी समय हमने ये बात की थी कि जो अजमेर है, ये अजमेर 1931 के बाद में किस तरह से आपके क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर बढ़ा है, कैसे यहाँ पर झोला प्रसाद शर्मा जी ने राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, हम उसकी बात करेंगे। ये हमने पिछली क्लास में बात की थी। तो जो आज की हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम 1931 से लेकर राजस्थान के एकीकरण तक, अर्थात 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर मेरवाड़ा को राजपूताना का भाग बना लिया गया था, तो 1931 से लेकर 1956 के बीच में अजमेर में किस प्रकार से गतिविधि हमें देखने को मिलती है जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन बातों को हम देखने का प्रयास करेंगे। 1931 में अजमेर कहीं ना कहीं हमें क्रांतिकारी गतिविधि और मुड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसमें सबसे अहम भूमिका जो व्यक्तित्व हमें निभाता हुआ नजर आता है उनका नाम है विद्यार्थियों आपके झोला प्रसाद शर्मा। राष्ट्रीय स्तर का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी संगठन पढ़ते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम सामान्यतः HSRA के नाम से जानते हैं। और 1931 में अजमेर में भी, इसे बात को आप ध्यान रखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है उस समय की, 1931 में अजमेर में भी HSRA की एक आपके शाखा अजमेर में स्थापित कर दी गई थी। अर्थात जो राष्ट्रीय स्तर का जो आपके क्रांतिकारी संगठन है, उस क्रांतिकारी संगठन को राजपूताना के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने के लिए या राष्ट्रीय स्तर के संगठन की उद्देश्यों और उसके लक्ष्यों को राजपूताना में आपके हासिल करने के लिए उसकी एक शाखा स्थापित कर दी गई थी और वो शाखा आपके अजमेर में हुई थी। और इस शाखा की स्थापना में सबसे अधिक योगदान जिस व्यक्तित्व का नजर आता है वो और कोई नहीं, विद्यार्थियों आपके झोला प्रसाद शर्मा है। इसलिए हम देखते हैं कि 1931 के बाद में 1936 तक जो भी आपके राजनीतिक उठापटक में हमें क्रांतिकारी गतिविधि दिखाई देती है, उसके केंद्रीय बिंदु जो व्यक्ति हमें उभर कर सामने नजर आते हैं वो विद्यार्थी और कोई नहीं, आपके झोला प्रसाद शर्मा जी है। झोला प्रसाद शर्मा जी ने अपने इस HSR गठन में रामचंद्र नरहरि बापट, इसके बाद में आपके जगदीश दत्त, मदन गोपाल और आपके हेमचंद्र जैसे व्यक्तित्वों का सहयोग लिया। तो एक तो आप झोला प्रसाद शर्मा जी के नाम याद रखें, और झोला प्रसाद शर्मा जी के साथ जो आपके रामचंद्र नरहरि बापट है इनका नाम आप याद रखें, बार बार ये नाम आएगा आपके। और इसके बाद विद्यार्थियों जो एक और नाम अगर आप याद रखना चाहो
तो वो नाम आप याद रख लीजिए, आपके मदन गोपाल। और इनके अलावा भी दो और व्यक्तित्व थे, जिसमें इनका जगदीश दत्त भी थे और हेमचंद्र भी थे। तो अगर परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं तो एक बार आप इन नामों को देखेंगे तो जगदीश दत्त और इनके साथ में एक और नाम है विद्यार्थी आपके हेमचंद्र। लेकिन मोटे रूप से अगर आपको दो नाम तो याद रखने हैं यहाँ पर, एक तो ज्वाला प्रसाद शर्मा जी का नाम आप याद रखें और एक आपके रामचंद्र नरहरि बापट, इनका भी नाम याद रखें। ये दोनों ही व्यक्तित्व HSRA से जुड़े हुए थे, सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। अप्रैल 1932 में हमें अजमेर में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां नजर आती है, जिसमें रामचंद्र नरहरि बापट ने आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब अजमेर के चीफ कमिश्नर, आपके अजमेर के जो चीफ कमिश्नर थे और उस समय के चर्चित व्यक्तित्व थे और जनता में लोकप्रिय नहीं थे, उन्होंने कई ऐसी गतिविधि की जो आम लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो अजमेर जो चीफ कमिश्नर है, उनकी हत्या का प्रयास अप्रैल 1932 में किया था। और जिस व्यक्ति ने इनकी हत्या का प्रयास किया था, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए, वो व्यक्ति और कोई नहीं, विद्यार्थी रामचंद्र नरहरि बापट थे। इसलिए मैंने कहा कि इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद विद्यार्थियों अप्रैल 1932 में ही एक अजमेर के जो पुलिस इंस्पेक्टर गिब्सन, अप्रैल 1932 में ही अजमेर के पुलिस इंस्पेक्टर गिब्सन, इनकी हत्या का भी असफल प्रयास विद्यार्थियों रामचंद्र नरहरि बापट ने किया। तो यहाँ पर रामचंद्र नरहरि बापट हमें HSRA की गठन में भी सक्रिय भूमिका नजर आती है उनकी। और फिर अजमेर के पुलिस कमिश्नर की हत्या का असफल प्रयास भी उन्होंने किया था। और अप्रैल 1932 में, 25 अप्रैल 1932 की बात है, वहां पर अजमेर के एक इंस्पेक्टर, लोकल इंस्पेक्टर गिब्सन की हत्या का प्रयास भी आपके रामचंद्र नरहरि बापट जी ने किया था। हालांकि ये दोनों ही गतिविधियां असफल रही और जब गिब्सन को मारने का प्रयास किया था तब रामचंद्र नरहरि बापट पकड़े गए थे और इसके बाद में रामचंद्र नरहरि बापट को 10 वर्ष की सजा हुई थी। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना भाई, कि इनको 10 वर्ष की सजा तब हुई थी जब ये गिब्सन को मारने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि दोनों ही आपके चीजों में ही असफल हो गए हैं, दोनों ही घटनाओं में असफल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं इन घटनाओं से एक बात हमें ये नजर आ रही है कि अजमेर भी क्रांतिकारी गतिविधियों से अछूता नहीं रहा। अजमेर में भी कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है, जो आपके क्रांति के पक्ष तरफ जो व्यक्तित्व है, जो संगठन है, वह कहीं ना कहीं आपके इस प्रकार से ब्रिटिश पदाधिकारियों की हत्या करके एक प्रकार से उनमें भय का माहौल निर्मित करना चाहते थे और उससे क्रांति के माध्यम से अपने देश को आजाद करवाना चाहते थे। और उसी गतिविधि में हम जिस व्यक्ति को हम प्रमुखता से उभर कर देख रहे हैं विद्यार्थियों, इन दो घटनाओं के दृष्टिकोण से, तो वह है विद्यार्थियों आपके रामचंद्र नरहरि बापट। इसके बाद में 1934 यह वर्ष था जब तत्कालीन जो हमारे गवर्नर जनरल वाइसराय थे, वो आपके अजमेर की यात्रा पर आए। तो जो वाइसराय है 1934 के आसपास के वेलिंगटन थे उस समय, और वो आपके अजमेर की यात्रा पर आए थे। तब इनकी हत्या का प्रयास विद्यार्थियों ज्वाला प्रसाद शर्मा जी ने किया था। जिस प्रकार से आप देखेंगे अजमेर के पुलिस कमिश्नर की हत्या का प्रयास किया गया, अजमेर के पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या का प्रयास किया गया, ठीक वैसे ही 1934 में ज्वाला प्रसाद शर्मा जी ने, उस समय के जो आपके गवर्नर जनरल वाइसराय थे, जब अजमेर आए थे, तब उनकी भी वहां पर आपकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। हालांकि इस प्रयास में भी आप ये असफल हो गए थे। 1935 में फिर एक हमें क्रांतिकारी घटना अजमेर के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देती है। 1935 में विद्यार्थियों जो अजमेर के पुलिस अधीक्षक है प्राणनाथ डोगरा, इनका सवाल आपके पूछ लिया गया है। अजमेर के जो पुलिस अधीक्षक हैं, और पुलिस अधीक्षक का जो नाम था विद्यार्थियों वह था प्राणनाथ डोगरा, PN डोगरा बोलते हैं, ज्यादा लोकप्रिय नाम था ये। और इनको भी मारने का आपके प्रयास HSRA के सदस्य ने किया था। हालांकि यहाँ पर भी ये प्राणनाथ डोगरा बच गए, लेकिन इनके एक सब इंस्पेक्टर थे सलीलुद्दीन विद्यार्थी यहाँ पर मारे गए। तो आप देखेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों में देखो, कई बार हम किसी व्यक्तित्व ब्रिटिश पदाधिकारियों की हत्या के प्रयास को देखते हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। लेकिन असफल होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी द्वारा की गई जो घटनाएं हैं, उनकी द्वारा की गई जो कार्यवाही है, उनका कोई मूल्य नहीं है। प्रयास किया है, यही बहुत बड़ी बात थी। उस समय ऐसे प्रयास करना भी आप समझ सकते हो, जब ब्रिटिशों की शासन व्यवस्था रही होगी राजपूताना के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, और उन्हीं के पदाधिकारी हत्या का प्रयास करना उस समय के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी घटना आपकी मानी गई थी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी जो पुलिस अधीक्षक है प्राणनाथ डोगरा को आपके मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हीं के सब इंस्पेक्टर प्राणनाथ डोगरा बच गए, सलीलुद्दीन यहाँ पर मारे गए। जैसे सलीलुद्दीन मारे गए तो ब्रिटिश जो रियासत है, ब्रिटिश जो सरकार है अजमेर मेरवाड़ा के संदर्भ में, वो हरकत में आई। और HSRA जो निरंतर आपकी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ती हुई नजर आ रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियों को राजपूताना के अंतर्गत विशेष तौर से अजमेर मेरवाड़ा के संदर्भ में हमें
प्रसारित करती हुई नजर आ रही थी, तो HSRA कई सारे सदस्यों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। जैसे सबसे पहले तो मुख्य जो सदस्य थे ज्वाला प्रसाद शर्मा, जो ज्वाला प्रसाद शर्मा है उनको नजरबंद कर दिया गया था आपके दिल्ली के अंदर, और 1939 तक उनको दिल्ली में ही आपके नजरबंद रखा गया था। एक सदस्य थे विद्यार्थियों आपके यहाँ पर राम सिंह को विद्यार्थियों काला पानी की सजा दी गई थी। हम सब जानते हैं काला पानी की सजा को, तो राम सिंह जो थे उनको काला पानी की सजा दी गई थी। इनके अलावा विद्यार्थियों एक और व्यक्ति थे विद्यार्थी रमेश चंद्र व्यास, उनको भी आपके पकड़ा गया था, लेकिन उन पर मुकदमा चला, बाद में रमेश चंद्र व्यास को आपके रिहा कर दिया गया था। सजा के मामले हमें दो नाम याद रखने, एक तो ज्वाला प्रसाद शर्मा जी और दूसरा आपके राम सिंह। ज्वाला प्रसाद शर्मा जी को तो दिल्ली में नजरबंद कर दिया गया था, और जो आपके राम सिंह है उनको आपके एक प्रकार से काला पानी की सजा आपके दी गई थी। ये जो सजाएं हैं इस सरोजनी हत्या के बाद में, और HSRA पर एक प्रकार से नियंत्रण या उनको एक प्रतिबंधित करने के लिए आपके की गई थी। इसके बाद विद्यार्थियों 1940 के आसपास हम सब जानते हैं, जब आपके 1919 में जब आपके राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के याद में उस समय हमारे जो शहीद हुए थे उनकी याद में हम राष्ट्रीय सप्ताह मनाते हैं, और अजमेर में विद्यार्थी 1940 में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था। उस राष्ट्रीय सप्ताह में मनाने के विरोध विद्यार्थियों जो कृष्ण गोपाल गर्ग, इनको आपके ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जो राष्ट्रीय सप्ताह है उसकी अगुवाई करने का काम विद्यार्थियों यहाँ पर अजमेर में कृष्ण गोपाल गर्ग जी ने किया था, और इसलिए 1940 में इनको आपके गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 में राष्ट्रीय स्तर पर 1942 के अंतर्गत हम सब जानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन हर रियासत में कहीं न कहीं इसकी गूंज सुनाई दी। जयपुर में भी बाद में आजाद मोर्चा के नेतृत्व में इसकी गूंज सुनाई दी। तो अजमेर कैसे आपके अछूता रह सकता था? अजमेर के क्रांतिकारियों ने, अजमेर के जो जन नेताओं ने भी आपके 1942 के अंतर्गत क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रकार से ब्रिटिशों के विरुद्ध था मुख्य रूप से, और राजपूताना में ब्रिटिश शासकों का जो क्षेत्र था वो अजमेर था। तो अगर क्विट इंडिया मूवमेंट में हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है तो हमें अजमेर आना पड़ेगा, क्योंकि अजमेर वो स्थल है जो ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। अगर ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक की आलोचना करनी है, उसका विरोध करना है, तो सबसे बेहतर मार्ग है कि अजमेर में आकर इस आपके क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाया जाए। ज्वाला प्रसाद शर्मा जी थे, गोकुल लाल जी थे, मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे, राम नारायण चौधरी जी थे, दुर्गादास चौधरी जी थे, इसके अलावा लेखराज आर्य थे, जैसे जो व्यक्तित्व है उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में अजमेर के दृष्टिकोण से भाग लिया था। तो कई सारे नाम हैं। एक तो आपके ज्वाला प्रसाद शर्मा जी जो अब तक आपके रिहा हो चुके हैं, इसके अलावा जो राम नारायण चौधरी हैं उन्होंने भी यहाँ भाग लिया है, और इसके साथ में विद्यार्थी हम देखते हैं जो दुर्गादास चौधरी हैं, दुर्गादास चौधरी उन्होंने भी भाग लिया था। एक हम देखते हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो मुकुट बिहारी लाल जो भार्गव है, इनका नाम आगे हम देखेंगे, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, इन्होंने भी भाग लिया था। और गोकुल लाल जी ये भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेखराज आर्य नाम अगर आप याद रखना चाहो तो रख लो, जो लेखराज आर्य हैं वो भी थे, और जो आपके गोकुल लाल थे इन्होंने भी यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया था। तो ज्वाला प्रसाद शर्मा जी है, उनके साथ विद्यार्थियों आपके रामनारायण चौधरी है, दुर्गादास चौधरी है, मुकुट बिहारी लाल भार्गव है, गोकुल लाल है और लेखराज आर्य। ये मुख्य रूप से क्विट इंडिया मूवमेंट में अजमेर में हमें नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं। इनके अलावा भी देखो कुमारानंद जी का नाम आता है, इनके अलावा एक इनका नाम अब्दुल गफूर जी का नाम आता है, बाबा नरहरि दास इनका भी नाम आता है, जिन्होंने अजमेर में क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया था। कई सारे नाम हैं, जब आप ग्रंथ अकादमी पुस्तक देखेंगे तो खूब सारा में नाम मिल जाएंगे। सारे नाम याद रखना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं रहेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो बार बार हमारे राजस्थान के इतिहास में आते हैं, तो उनका नाम तो आप याद रखेंगे। कई बार पूछ लेते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में अजमेर के दृष्टिकोण से किन किन व्यक्तित्व ने सहभागिता निभाई थी, तो कुछ नाम आ जाएंगे। तो उनमें अधिकतर लोकप्रिय नाम ही पूछते हैं, तो लोकप्रिय नाम कम से कम याद होने चाहिए। लेकिन ये जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इस समय एक चीज और देखने को मिली, क्योंकि हरिभाऊ उपाध्याय के बाद में हम देखते थे हरिभाऊ उपाध्याय गांधी जी से सत्याग्रह की आपके एक प्रकार से प्रशिक्षण लेकर अजमेर में आए थे, और अजमेर में उन्होंने हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना की थी, और अजमेर एक प्रकार से गांधीवादी जो सिद्धांत है, गांधीवादी जो नीतियां हैं, उसका एक प्रकार से कर्मस्थली और प्रशिक्षण स्थली बन चुका था। अजमेर में कई सारे ऐसे संगठन थे जो गांधीवादी विचारों से प्रेरित थे, जैसे हटुंडी के गांधी आश्रम, इसके अलावा खादी विद्यालय और ग्राम उद्योग संघ। एक तो ग्राम उद्योग संघ का नाम आप याद रखेंगे,
और ग्राम उद्योग संघ, और ग्राम उद्योग संघ के बाद में खादी विद्यालय। नाम से पता लगा सकते हैं कि भाई ये गांधीवादी होंगे, विचारक होंगे, आपके संगठन होंगे। इसके बाद में हटोंडी का गांधी आश्रम, क्योंकि ग्राम स्वराज्य में विश्वास रखते थे गांधी जी, तो ग्राम उद्योग संघ हो गया। खादी उनका एक प्रकार से राष्ट्रता का प्रतीक था, ब्रिटिश विरोध का प्रतीक था, तो खादी विद्यालय। और हटोंडी में तो गांधी आश्रम की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी, हमने देखा ही था। इन तीनों संगठन जो एक प्रकार से अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, एक प्रकार से गांधीवादी विचारों से प्रेरित थे, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कहीं न कहीं इन संगठनों की सहभागिता थी। तो ब्रिटिशों ने बाद में बाकायदा एक अलग से एक अपनी जानकारी, अपनी कह सकते सूचना प्रसारित करके कहा था कि जो ये ग्राम उद्योग संघ है, खादी विद्यालय है और ये गांधी आश्रम है, इनकी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संगठन है, इनकी विचारधारा है, वो ब्रिटिशों दृष्टिकोण से खतरनाक है। एक प्रकार से जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती है उनको ये बढ़ाने का काम करती है, और ब्रिटिशों के विरोध का केंद्रीय बिंदु बनते जा रहे हैं। इसलिए इन तीनों संगठनों को, जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं खतरनाक संगठन है ब्रिटिशों के नजरिए से, उस लिस्ट में इन तीनों को आपको डाला जाएगा। और इन पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे आपके 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 1942 में संगठनों का भी आपके सहयोग था, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अजमेर के दृष्टिकोण से व्यक्तित्वों का भी हमें सहयोग नजर आता है। राजपूताना के दृष्टिकोण से, विशेष तौर से अजमेर के दृष्टिकोण से, एक पुस्तक हमें याद रखनी है, 1942 रिबेलियन, गोविंद सहाय की। इस पुस्तक में जो गोविंद सहाय थे, उन्होंने आपके लिख देते हैं, हम कई बार इसे पूछ लेते हैं, हालांकि ज्यादा नाम आपको याद नहीं रह पाएंगे, लेकिन कुछ नाम जैसे आप याद रखो, जैसे गोविंद सहाय है, इन्होंने 1942 रिबेलियन में उन सारी घटनाओं का आपके जिक्र किया जो 1942 के आसपास राजपूताना में होता है, विशेष तौर से अजमेर में होता है। वो जो सब घटनाएं आपके अजमेर में विशेष तौर से ब्रिटिशों के विरोध में चली थी, राजपूताना आपके ब्रिटिशों के विरोध में चली थी 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट के आसपास। उन सारी घटनाओं का जिक्र विद्यार्थियों 1942 रिबेलियन नामक पुस्तक में आपके हमें नजर आती है। तो थोड़ा सा इस पुस्तक को नाम देख लेना भाई आप ये। और राष्ट्रीय स्तर पर जैसे ही आपके हम सब बताए, 9 अगस्त 1942 को आपके एक विशेष अभियान चलाकर ब्रिटिशों ने जन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक वैसे ही राजपूताना के संदर्भ में भी कई सारे आपके जन नेता गिरफ्तार हो चुके थे। लेकिन विद्यार्थी यहाँ पर हमें एक ध्यान याद रखना है, जैसे ही आपके 1942 के आंदोलन के बाद जब हमारे जन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो जेल के अंतर्गत इनके साथ राजनीतिक कैदियों के जैसा व्यवहार किया जाता है। जो मानवीय व्यवहार होता है, वो मानवीय व्यवहार इनके साथ नहीं किया गया। जेल के अंदर खूब प्रबंधन हुआ, इन पर कई प्रकार अत्याचार हुए, जो एक प्रकार से मानव के जो मूलभूत अधिकार है, चाहे वो जेल में भी हो, उन अधिकारों की अवहेलना की गई। और जब इनके अधिकारों की अवहेलना की गई, तो जो बाल कृष्ण कोल है, उन्होंने यहाँ पर भूख हड़ताल की थी। तो ये बाल कृष्ण कोल का नाम थोड़ा सा आप याद रख लेना। बाल कृष्ण कोल वही व्यक्तित्व है जिन्होंने अजमेर में अब आपके 1942 के आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तारी हुई है और जेल में जो कुप्रबंधन है, उसके विरोध में बाल कृष्ण कोल ने विद्यार्थियों की भूख हड़ताल की। तो कई बार ऐसे हम देखते हैं, किसान आंदोलन जब गिरफ्तारी होती है तो वहां पर भूख हड़ताल होती है। क्रांतिकारी गतिविधियों में जब गिरफ्तार किया गया था, तो वहां पर भी जेल के अंदर भूख हड़ताल होती है। ठीक वैसी भूख हड़ताल विद्यार्थी यहाँ पर बाल कृष्ण कोल ने की, जब 1942 के बाद में कई सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और जेल के अंदर उनके रहने के लिए कोई विशेष प्रकार के प्रबंध नहीं किए गए थे, उनके अमानवीय अत्याचार किए जा रहे थे, तो उसके विरोध में भूख हड़ताल आपकी की गई थी। 1944 फिर आपके अजमेर क्रांतिकारी गतिविधि और मुड़ा, जब अजमेर रेलवे वर्क्स, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे भाई, जो अजमेर रेलवे वर्क्स हैं, अजमेर रेलवे वर्क्स, यहाँ के जो 10,000 से भी अधिक जो आपके एक प्रकार से हम कह सकते हैं काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, उन्होंने हड़ताल कर दी। और ये उस समय की सबसे बड़ी हड़तालों में से एक मानी गई थी, जो 1944 में हुई थी। और अजमेर रेलवे वर्क्स की जो हड़ताल थी, इसमें 10,000 से भी अधिक व्यक्ति ने भाग लिया था। ऐसा कहा गया था कि इस हड़ताल की जिम्मेदारी भी किस पर डाल दी गई थी विद्यार्थी, ज्वाला प्रसाद शर्मा जी पर। इसमें आरोप लगाया गया था कि ज्वाला प्रसाद शर्मा ने ही इन आपके मजदूरों को भड़काया है और ब्रिटिशों के विरुद्ध इस एक प्रकार के कारखाने में हड़ताल करने के लिए जो कार्रवाई है, उसका नेतृत्व ज्वाला प्रसाद शर्मा जी ने किया। इसलिए एक बार फिर से ज्वाला प्रसाद शर्मा जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया था, गिरफ्तार कर भी लिया गया था, लेकिन बाद में फरार हो गए। और फरार होने के बाद में भूमिगत हो गए, और भूमिगत होकर उन्होंने हमारे राजपूताना में, विशेष तौर से अजमेर के आसपास क्षेत्रों में ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का आपके काम किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 1931 से लेकर 1944 तक
जो एक व्यक्ति कहीं ना कहीं हमें इन सारी सारी घटनाओं के पीछे नजर आ रहा है वो है झूला प्रसाद शर्मा। और इनका जो आपके कार्य करने का नजरिया था, कार्य करने का तरीका था, वो क्रांतिकारी गतिविधि बहुत ज्यादा था। और ये हमने सारी की सारी घटनाएं जो अजमेर के संदर्भ में हुई है 1931 के बाद में, वो सारी सारी घटनाएं हमने देखी। 1944 के बाद में 1945-46 के आसपास तो हम देखते हैं, पर दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से घटनाएं बदलती है। 1946 के आसपास तो फिर हमारे यहाँ पर संविधान सभा गठन भी हो चुका था और कई सारे रियासतों ने अपने रियासतों से उस संविधान सभा में व्यक्तियों को मनोनीत भी किया था, चुना भी था। ठीक ऐसे ही अजमेर से भी मुकुट बिहारी लाल भार्गव ये वह व्यक्तित्व है जो अजमेर मेरवाड़ा से आपके संविधान सभा में गए थे। मुकुट बिहारी लाल भार्गव वे व्यक्तित्व है जिनको अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा भेजा गया था। और फिर जब आजादी के बाद में राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ तो उस एकीकरण के अंतिम चरण में हम जो 7वां चरण है देखते हैं 1 नवंबर 1956 को, उस 7वें चरण के अंतर्गत अजमेर मेरवाड़ा को भी एक तरह से आपके राजपूताना का भाग मान लिया जाता है, राजस्थान का भाग मान लिया जाता है। और 1956 के बाद में अजमेर भी राजस्थान के एक प्रकार से विधिवत और एक प्रकार सांस्थानिक रूप से आपके राजस्थान का भाग बन गया। और इस तरह से हम देखते हैं अजमेर भी एक लंबे समय तक भारतीयों की जो विशेष तौर से राजपूताना के जो लोग हैं उनकी अभिव्यक्ति की कहानी बनकर हमें नजर आया। तो खूब सारी बातें हैं और इन सारी बातों से अक्सर सवाल पूछे गए हैं, पूछने की भविष्य में संभावनाएं भी रहेगी। ये सारी घटनाएं आप जब पढ़ते हो इनको तो क्या होता है कि कई सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका संबंध रियासतों से है, तो आप उन व्यक्तित्वों को रियासतों पढ़ते हो। जैसे मान लीजिए आपने खरवा के ठाकुर राव गोपाल सिंह और विजय सिंह पथिंग के बारे में हमने अजमेर के संबंध घटनाएं पढ़ी थी, तो आप उनको अजमेर की दृष्टिकोण रखकर नहीं पढ़ते हो। जब विजय सिंह पथिंग को पढ़ते हो तो वहां आप देखते हो कि विजय सिंह पथिंग ने अजमेर में क्रांतिकारी गतिविधियों को आपके आगे बढ़ाया। जब आप पत्र पत्रिकाओं पढ़ते हो तो सारी पत्र पत्रिकाओं को साथ पढ़ते हो, क्रांतिकारी घटनाओं पढ़ते हो, सारी क्रांतिकारी घटनाओं को साथ पढ़ते हो। लेकिन उन घटनाओं के जो प्रमुख स्थल है अजमेर, आप उस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ते हो कि एक स्थान अजमेर है। तो अजमेर में समाचार पत्रों का प्रकाशित हुआ, अजमेर में राजनीतिक घटनाएं बढ़ी है, अजमेर में राजनीतिक संगठन बने हैं, अजमेर के अंदर कैसे क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई है। तो यहाँ पर हमने जो अध्ययन किया है वो एक स्थान को केंद्र बनाकर किया। अजमेर एक स्थल हो गया और उस स्थल में कौन कौन सी गतिविधियां हुई है, किन किन लोगों ने गतिविधियां की है, उन सारी बातों को हमने एक साथ लेने का प्रयास किया ताकि अजमेर से जुड़ा कोई सवाल आएगा, इनसे जुड़ा कोई प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में तो निश्चित रूप से वो प्रश्न हमारे सही होने की संभावना में रहे। और ग्रंथ अकादमी पुस्तकें देखेंगे तो वहां पर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान सबसे अंत में ये टॉपिक जरूर दिया हुआ रहता है कि अजमेर में राजनीतिक जनचेतना। तो हमने उसी दृष्टिकोण से इसको पढ़ा है और अजमेर की जितनी महत्वपूर्ण बातें थी, परीक्षा उपयोगी बातें थी, उन सारी बातों को हमने यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। एक तो नाम खूब सारे हैं, 3-4 बार पढ़ोगे तो नाम थोड़े से दिमाग में आपके एडजस्ट हो जाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं, 4-5 बार पढ़ने की चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो इस प्रकार से आपके अजमेर और राजनीतिक गतिविधियों जो केंद्र बना है उनकी सारी बात हमने देखी है। अब आप भी किताब पढ़ें और उन किताबों में देखें, कोई आपको ऐसी और बात लग जाए जो हमने नहीं पढ़ी हो, हमसे छूट गई हो, कई बार कुछ कमी भी रह जाती है, कोई चीज 19-20 हो जाती है, तो आप उसको देखें और उसको सुधार भी करें और अगर कोई नई चीज है तो उसको अपने नोट्स में ऐड भी करें। अब जो विद्यार्थी हमारी अगली क्लास देगी उस अगली क्लास में हम राजपूताना के अंदर की जो क्रांतिकारी गतिविधि होती है, जो क्रांतिकारी घटनाएं होती है, उनको हम एक एक करके लेने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।